हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर निमलांशु हियर। कल हमने पढ़ा था कुछ जैसे कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड ऑल्सो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, and we have studied in details how these physical states arises and why it arises due to interparticular forces of attraction between these states of matter. And also we have discussed about plasma state and Bose-Einstein condensate also. And now going to the interparticular attraction or the magnitude of interparticular attraction, we have come across the first, the dipole-dipole interaction. Next we have come across the second one is ion in dipole interactions. The third one is ion induced dipole interaction. The fourth one is dipole induced dipole interaction. And today we are going to discuss instantaneous dipolar interaction. So जो इंटरेक्शंस कल हमने डिस्कस किए थे, इसका मतलब जो द साइंटिस्ट हु हैज गिवन और he has given his theory against these interactive forces is was none but Johannes D. van der Waals, or in short we call him as J.D. van der Waals, and that is why these forces are also called van der Waals interactive forces. Okay, now we will come across one more interactive force, that is called instantaneous dipolar interactions. So this force was found out by this. Now we are going to study today instantaneous dipolar interactions. Okay, so now today we are going to study this force. So this was found out by Leech London, and so this force is also called London forces. Okay, or this force is also called dispersion forces. Okay, dispersion forces. Now how this happens? This happens in nonpolar molecules. और नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन. नोबल गैसेस क्या क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन, रेडॉन. इन सब में ये इंस्टेंटेनियस डाइपोलर इंटरेक्शंस मतलब मिलता है हमको. और नेक्स्ट जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में. तो कैसे होता है? सपोज देख लेते हैं हम हीलियम एटम को ले लेते हैं. हीलियम एटम. सो हीलियम एटम में क्या है? यहाँ पे है न्यूक्लियस, और इसका दो इलेक्ट्रॉन दे रिमेन सिमेट्रिकली, दे आर कोइंसाइडिंग with the nucleus. Symmetrically these are coinciding with the nucleus. So two electrons are located diametrically opposite to each other. Two electrons are located diametrically to each other. Okay, diametrically to each other. Okay, अभी क्या होता है? अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है? ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी नॉटी स्पेसिस. नाउ ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पे कभी भी रह नहीं पाएगा. सो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन सपोज मान लो किसी एक टाइम में इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया. सो इसके बाद क्या हो जाएगा? इसका ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरफ आ गया. ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी इलेक्ट्रॉन आ गया. ओके, नाउ this atom has become instantaneous dipole. This atom has become instantaneous dipole. Okay, so instantly ये dipole आ रहा है इसमें. अभी ये एटम जब दूसरा कोई हीलियम एटम या नियॉन एटम या आर्गन एटम किसी नोबल गैस के साथ मिलेगा, तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है वो क्या करेगा? वो दूसरा एटम जो है एटम बी. सपोज ये एटम ए है, हीलियम एटम ए है. अभी ये बन गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल. ना अभी ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल होके ये क्या करेगा? ये जब
किसी दूसरे एटॉम बी के सामने आएगा, दूसरे एटॉम, सपोज ये एटॉम बी है, सपोज ये एटॉम बी है, तो बी में भी ऐसा ही टू इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड डायमेट्रिकली टू ईच अदर। अभी ये क्या करेगा, दिस इंस्टेंटेनियस डायपोल will induce dipole in this atom B also. This is instantaneous dipole में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा दे दिया है। नाउ दिस इज एटॉम बी, सो ये क्या करेगा, इसमें इंड्यूस करेगा। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये एटॉम ए हो जाएगा ऐसा, इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल है, और एटॉम बी भी ऐसा ही हो जाएगा, इसमें भी इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हो जाएगा, इसमें भी इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हो गया। ओके, सो ये हो गया एटॉम ए, ये है एटॉम ए, इंस्टेंटेनियस डायपोल। सो दिस इज एटॉम ए, ओके, एंड ये हो गया इंड्यूस्ड डायपोल। ओके, सो दिस इज called instantaneous dipolar interactions. This is called instantaneous dipolar interactions or dispersion forces, or it was found out by Leech London. That is why this force is called London forces. So क्या होता है इसमें, जैसे कि कोई नोबल गैस हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो क्या होगा, सपोज हीलियम एटम, ये है एटॉम ए, तो हीलियम एटम में हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ डायमेट्रिकली लोकेशन पे रहेगा। ओके, सिमेट्रिक, दिस विल बी सिमेट्रिक। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट ऑल ए स्टेबल स्पेसिस, so it is a very knot species, so what it will do, it will at some point of time क्या होगा, न्यूक्लियस एक तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएगा, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस डायपोल। अभी इसमें देखो डायपोल आ गया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दे आर सेपरेटेड। ओके, सो इसमें डायपोल आ गया, सो ये हो गया इंस्टेंटेनियस डायपोल। अभी ये एटॉम ए जब किसी एटॉम बी के साथ मिलेगा तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस डायपोल। अभी ये मिला है एटॉम बी जो कि एक सिमेट्रिकल एटॉम है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ डायमेट्रिकली लोकेटेड है। ओके, अभी ये क्या करेगा, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल एटॉम ए जो है, ये क्या करेगा, एटॉम बी में डायपोल इंड्यूस करेगा। ओके, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोलर इंटरेक्शंस, क्योंकि ये इंटरेक्शंस टेम्पोररी है, पहली बात, और दूसरा बात है इंस्टेंटेनियसली फॉर्म हो रहा है और दूसरे में इंड्यूस कर रहा है। ओके, सो इसीलिए इसका नाम हो गया इंस्टेंटेनियस डायपोलर इंटरेक्शंस। ओके, नाउ और एक इंटरेक्टिव फोर्स है जो कि मैंने इसका बात मैंने कल किया था, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बिटवीन हाइड्रोजन एटॉम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में होता है बच्चों, हमने ऑलरेडी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में मतलब ऑलरेडी हमने ये स्टडी कर लिया है। सो दिस occurs between hydrogen atom and electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen. So जैसे कि है वाटर मॉलिक्यूल, सो ये है वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन करेगा तीसरे हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो ऐसा बॉन्डिंग चलता रहेगा। ओके, सो इसके बारे में हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुका है, जैसे कि एमोनिया है NH3, ये एमोनिया NH3 है। ओके, ये NH3 है। This nitrogen will get involved in hydrogen bonding with another hydrogen of ammonia, hydrogen of another ammonia. Again this nitrogen will get involved in hydrogen bonding, क्या होगा, किसके साथ होगा, तीसरा एमोनिया के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में
इन्वॉल्व हो जाएगा, तीसरा एमोनिया के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जो हालांकि हमको ये पता है कि दिस बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF इज मोर स्ट्रॉन्गर फॉर अराउंड 40 किलोजूल पर मोल, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। देन एमोनिया सबसे वीकर है, वाटर जो है वो 25 किलोजूल पर मोल है। सो बट लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फॉर्म करेगा। सो दिस इज व्हाट this is also a very weak interactive force, and that is why it also has given rise to the new state of matter. Okay, so that is why solid, liquid and gaseous state of matter हमको मिलता है, और इसके कारण हमको प्लाज्मा स्टेट भी मिलता है और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट भी मिलता है। ओके, नाउ क्या है, नाउ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को अभी छोड़ दो, फिलहाल अभी के लिए छोड़ दो, दैट यू विल स्टडी व्हेन यू विल गो टू हायर क्लास। सो अभी क्या है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So in this first year syllabus, we will study about 2 states of matter, that is liquid and gaseous state, and solid state you will study when you will go to upper class, that is class 12. Okay, so now in details we are going to study the gaseous state of matter and liquid state of matter. So अभी क्या है, gaseous state जो है, gaseous state of matter जो है उसका कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। क्या है, गैसेस डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप एंड ऑल्सो इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट। ओके, नंबर 2 क्या है, गैसेस डू नॉट हैव एन डेफिनेट वॉल्यूम। नंबर 3 क्या है, गैस ऑलवेज फॉर्म्स ए होमोजेनियस मिक्सचर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। फॉर एग्जाम्पल क्या है, गैस ऑलवेज फॉर्म्स ए होमोजेनियस मिक्सचर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। पहला क्या है, मैं पहले से बोलता हूँ, गैसेस डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप, इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट। नंबर 2, गैसेस डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वॉल्यूम, ये तुमने पढ़ा है ऑलरेडी स्कूल डेज में। नंबर 3 क्या है, गैसेस ऑलवेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर irrespective of the nature, irrespective of their nature। जैसे कि है ये एयर है, हमारे आसपास जो है एयर जो है, इट इज अ गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ये मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। अगर होमोजेनियस नहीं होता तो हम यहाँ पे टिक नहीं पाते। ठीक है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, लेकिन नेचर देखो अलग अलग नेचर है, नाइट्रोजन का अलग नेचर है, ऑक्सीजन का अलग नेचर है, हाइड्रोजन का अलग नेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग नेचर है। इसी रूम पे ही ले लो, या जिस रूम पे तुम बैठे हो उस रूम पे ही ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होते तो तुम रह नहीं पाते। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि तुम जो ऑक्सीजन ले रहे हो तो जो तुम छोड़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड है। बट दिस गैसेस आर डिफरेंट बट स्टिल दे फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, so gases always form a homogeneous mixture irrespective of their nature। okay, चौथा क्या है, gases readily diffuse which means they readily mix with one another, which means that they readily mix with one another। अगर मिक्स नहीं होता तो यहाँ इस रूम पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो यहाँ पे कुछ अलग होता, यहाँ पे फेनोमेना कुछ अलग होता। तो गैसेस रेडियली डिफ्यूज मीन्स दैट गैसेस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, मीन्स दैट गैसेस रेडियली मिक्स विथ वन अनदर। 5th पॉइंट जो है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल मीन्स दे कैन बी लिक्विफाइड, दे कैन बी इजीली लिक्विफाइड। जो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है तुम्हारा घर पे कुकिंग गैस, जो कि है जो गैसियस स्टेट में होता है, लेकिन इन द सिलेंडर इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। सो एट हाई प्रेशर we can easily compress the gas, we can easily compress it to the liquid state। So gases can be liquefied, that is gases are highly or easily compressible।
सिक्स्थ पॉइंट जो है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। क्या है? गैसेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सपोज मेरे सामने मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। सो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इस रूम में अगर कोई आके प्रेशर इसका कोई मेजर करेगा तो देखा जाएगा यहाँ पे कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है ना वो इक्वली ऑल डायरेक्शंस में हो रहा है। कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, ऐसा नहीं है बच्चों। ये गैसेस जो है इट इक्वली इज एक्सर्ट इन प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, नाउ द seventh point is that very nice point that gases have very low density. The gases have very low density and it is lighter than solids and liquids. It is lighter than solids and liquids. और एक पॉइंट हमने मेरा पिछला क्लास में ऑलरेडी बोल चुका है कि जो गैसेस जो है उसका इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस इज वेरी हाई and interparticular forces of attraction is also low. Interparticular forces of attraction is also low and they can readily slide over one another. They can readily slide over one another and they can flow easily. So these are some common physical characteristics of the gaseous state. अभी gaseous state में डिटेल्स में जाने के लिए जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो है गैस का, जैसे कि मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब प्रॉपर्टीज किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल्स द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मीन्स टू स्टडी द गैसियस स्टेट, whatever measurable properties we need to focus on, that we have to study. Means that we have to know the mass or the unit in which the mass is being expressed. We have to know the volume or the unit in which volume should be expressed. We have to know the temperature in which it should be expressed. You have to know the pressure in which it should be expressed. So in this way, these are some measurable properties of gases which we should know before going to study the gaseous state of matter. Okay, the first property, measurable property which we are going to study is mass of the gas. Which we are going to study is mass of the gas. We know that the mass we express mass in unit of mass is kg. Unit of mass is kg. So first property is mass. Okay, so unit of mass is kg, 1 kg. That is the standard, that is the SI unit, and this is equal to 1000 gram. 1000 gram. Or we can write, sometimes we can write it as 10 to the power 3 gram. Okay. Next we are going to see that this number of moles is equal to number of moles of gas. Number of moles of gas, that is m, small m, is equal to mass of the gas. Mass of the gas means small m, इसको हम लेते हैं divided by molar mass of the gas. Molar mass of the, ये सब हमको बहुत ही जरूरी है, बहुत ही important है. These are very important because when we will do the numericals, these are of very great use. These are of very great use. So mass of the gas divided by molar mass of the gas, इसको हम capital M में लिखते हैं. Okay, so m by m, small m by capital M. Next is unit of number 2 is volume. That is unit of volume. Unit of volume. Okay, so next we are going to study is unit of volume. Volume is generally measured in liter. The volume is generally measured in liter. This is the standard unit, or 1000 meter cube, or 10 to the power 3 meter cube. 1000 meter cube or 10 to the power 1 meter cube
1 मीटर क्यूब और इज इक्वल टू 10 to the power 3 dm cube. 10 to the power 3 dm cube means sometimes you can express liter into meter cube or sometimes into dm cube. Okay, so if I express liter in meter, then it will come as 1 liter is equal to 1 meter cube is equal to 10 to the power 3 dm cube. Now 1 liter is also equal to 1000 ml. Okay, 1 liter is also equal to 1000 ml, or we can say that 10 to the power 3 ml. Okay, or you can say that 10 to the power 3 centimeter cube, 10 to the power 3 centimeter cube, or we can say it as 10 to the power 3 cc, 10 to the power 3 cc, or you can say it as 10 to the power 3 dm cube. Okay, so these are some fundamental expressions or expressions of the units of volume. Next is pressure. Number 3 is which you are going to know is pressure. तो ध्यान से देखना बच्चों, ये सभी बहुत ही important है, because when we will go to solve the numerical, these are of great use. Okay, so next is pressure. Number 3 is unit of pressure. Okay, so pressure का definition क्या है? Pressure P is equal to force per unit area. Force अभी हम इसको ले सकते हैं mass into acceleration divided by area. Okay, mass into acceleration divided by area. ठीक है, अभी mass into acceleration क्या होगा? mg is equal to mg by a. g क्या है? m तो मास है. g is equal to acceleration due to gravity. ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन स्कूल डेज में तुमने ये जरूर पढ़े, मतलब ऑलरेडी ये स्टडी. mg by a, mg. Okay, mass into acceleration is mass into g. Now again we know that mass is equal to mass m is equal to volume into density. Okay, that is v into rho. अभी इसको यहाँ पे बिठाएंगे. Suppose this is equation 2 and this is equation 1. तो equation 2 को equation 1 में बिठाने से क्या होगा? So P is equal to m की जगह पे अगर ये बिठाएंगे rho Vg by a. ओके, अभी V क्या है? V है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट. अभी क्या है? V क्या है? अगेन V is equal to area of cross section into height. Okay, area of cross section into height. तो V की जगह में अभी हम लिखेंगे क्या है? P is equal to rho into V की जगह में ये लिख दो एरिया into H into G by area. So एरिया चला गया कैंसर. H rho G. P is equal to H rho G. अभी P क्या होगा? 1 atm में P क्या होगा? The pressure is equal to the force of 1 Newton per square meter. So pressure is equal to, we can write force of 1 Newton per square meter. Okay, so pressure का क्या होगा? Force of 1 Newton per 1 square meter. Okay, per 1 square meter area. ठीक है. अभी क्या है? Force of 1 Newton is equal to Pascal. PAL. That is in short we write it as PA. अभी क्या होगा? P equal to H rho G है ना, तो इसका क्या होगा? तो देखो 1 atm मतलब 1 atmospheric pressure is equal to
H इंटू रो इंटू जी। अभी हाइट क्या है, हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम इज इक्वल टू 0.76 मीटर, 0.76 मीटर, क्योंकि जो मर्करी कॉलम से जो एटमॉस्फेयर मापा जाता है उसका हाइट क्या है 0.76 मीटर और 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ओके, सो 0.7 इंटू डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, डेंसिटी क्या है 13.5 इंटू 10 टू द पावर 5, 13.5 इंटू 10 टू द पावर 5 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। और ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर मीटर ये मीटर क्यों चला जाएगा, तो आंसर जो आएगा, आंसर क्या आएगा 101325, 101325 न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर। कैसे होगा, केजी पर मीटर स्क्वायर, सो केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अभी 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें केजी मीटर चला गया तो होगा इज इक्वल टू 101325, 101325, इसमें केजी मीटर चला गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 101325 पास्कल, 101325 पास्कल। ओके, सो मतलब क्या है 1 atm, मतलब therefore you can write 1 atm is equal to 760 millimeter of mercury is equal to 76 centimeter of mercury is equal to 0.76 meter of mercury is equal to 1 is equal to 101325 Pascal is equal to 1.01 was equal to 1.01325 bar. Okay, so 1 atm is nearly equal to 1 bar. Therefore, you can write 1 atm is nearly equal to 1 bar. So this is important, my dear students. These are very important because when you are going to solve numerical, these are a very great use to us. Okay. Next is pressure. Next is temperature. तो ये pressure चला गया temperature. अभी temperature को क्या हुआ? temperature को लॉर्ड केल्विन, एक साइंटिस्ट, बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। सो तुम लोगों ने नाम सुना होगा। सो टेम्परेचर जनरली हम किस यूनिट से मापते हैं टेम्परेचर को? ओके, सो टेम्परेचर, नेक्स्ट द फोर्थ वन इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर हम जनरली किस यूनिट से मापते हैं इसको? सो टेम्परेचर को हम मापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहीट में। लॉर्ड केल्विन में क्या किया, इसको मापा है केल्विन स्केल में, केल्विन कैपिटल के, केल्विन, और यू कैन राइट इट एज कैपिटल के, नॉट स्मॉल के, कैपिटल के। सो केल्विन ने एक रिलेशन दिया बिटवीन केल्विन के एंड टेम्परेचर। सो रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? केल्विन टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर that is K is equal to temperature in Celsius, plus T degree centigrade plus 273, that is Kelvin is equal to T Kelvin। सपोज इसको T Kelvin ले लिया तो T Kelvin is equal to T degree centigrade plus 273। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी तुमको बोला गया है
100 degree centigrade, 100 degree centigrade to convert it into Kelvin. So means कितना केल्विन होगा 100 plus 273 is equal to 373 केल्विन. ओके, अभी बोला गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो मतलब क्या होगा 273 केल्विन. ओके, अभी बोला गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होगा 27 plus 273 is equal to 300 केल्विन. ओके, अभी बोला गया है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, 227 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया है तो 227 plus 273 इसका वैल्यू कितना होगा 500 केल्विन, 500 केल्विन. So in this way we have to convert degree centigrade. Some in many problems you will see बहुत सारा प्रॉब्लम जैसा मिलेगा जहाँ पे टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में दिखाया गया, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन केल्विन. ओके, so these are some measurable properties of gas. We have found mass is there, volume is there, relation between mass and number of moles, then volume का various relations, mass का various relation, pressure का relation देखा है तो 1 atm is nearly equal to 1 bar, or you can say 1.013 bar. 1 atm is equal to 101325 Pascal or Newton per meter square. So ये हमने निकाला है. और टेम्परेचर, लास्ट पार्ट नॉट द लीस्ट, टेम्परेचर हम जनरली मापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में. बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मापते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना 100 बुका हुआ उसको मतलब 100 फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है. और इसको टेम्परेचर को लॉर्ड केल्विन ने एक यूनिट दिया, उसका नाम दिया केल्विन के. तो केल्विन के साथ डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन क्या है उन्होंने दिया है. केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू के इक्वल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 मीन्स टी केल्विन इज इक्वल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमको बोला गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या कितना होगा केल्विन में 373 केल्विन. अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया है तो 273 केल्विन होगा. अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया है तो क्या होगा 300 केल्विन होगा. अभी अगर 227 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया है तो क्या कितना होगा 500 केल्विन होगा. सो ये बहुत सारा यूनिट्स है. सो ये सब यूनिट्स और मेजरेबल प्रॉपर्टीज हमको मतलब हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है. सो विद दिस आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ दिस माय टुडेज सेशन. सो इन माय नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी सम लॉज ऑफ gaseous state of matter, some laws relevant to the gaseous state of matter. So with this I want to end up here. Thank you my dear students. Thank you very much.